नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के गोचर की, जो कि वृष राशि से मिथुन राशि में होने जा रहा है। ये गोचर हमारा जो होगा ये 16 जून को होगा और 17 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। अब हमें दो चीज़ें समझनी है कि सूर्य किन चीज़ों के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य तेज के कारक हैं, ईगो के कारक हैं, अहंकार के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं, रूलिंग के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। इन सब चीज़ों के स्वामी हैं, इन सब चीज़ों के कारक हैं। और मिथुन राशि जहाँ वो ट्रांजिट करने वाले हैं, वो राशि द्विस्वभाव राशि है ना। उसमें एक युगल आपको दिखता है, एक गर्ल एंड वन बॉय सिटिंग ऑपोजिट। तो द्विस्वभाव राशि है मिथुन राशि, जहाँ पर वो ट्रांजिट करने वाले हैं। अब मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध वाणी के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। और बुध के बारे में ये कहा जाता है कि बुध जहाँ भी बैठते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, क्योंकि बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है, तो उनको बालक स्वरूप माना गया है। इसीलिए जो लोग मिथुन राशि में जन्म लेते हैं या जिनकी हॉरोस्कोप में बुध डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं, वो बहुत बुढ़ापे तक भी यंग रहते हैं, क्योंकि बालक है, राजकुमार है। इसीलिए चंद्रमा जितना तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, चंद्रमा का गोचर जितना फास्ट होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट फास्ट गोचर है वो बुध का है। तो बुध काफ़ी फास्ट ट्रांजिट करते हैं, काफ़ी फास्ट गोचर करते हैं। तो बुध के लिए ऐसा माना जाता है कि बुध के साथ जो बैठता है या बुध जिसके साथ बैठते हैं वो उसके जैसा ही बिहेव करते हैं। तो अब जब सूर्य मिथुन राशि में आएंगे, तो मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं। अब वो जो बुध है वो सूर्य के अनुसार ही बिहेव करेंगे। दूसरी बात ये कि बुध 25 जून तक, क्योंकि वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो तब तक बुध किसके जैसा बिहेव करेंगे? शुक्र के जैसा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा अगर आप इस ट्रांजिट को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं। तो ये समय पहले मैं ओवरऑल सबके लिए बताती हूँ कैसा रहेगा, उसके बाद मैं एक एक राशि का जिक्र करूँगी, एक एक राशि के लिए कैसा रहेगा वो बताऊँगी। देखिए, मिथुन राशि में सूर्य का आना एक बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत सारे आपके ऐसे काम जो वाणी से बन सकते हैं, जो कम्युनिकेशन से बन सकते हैं, जो बुद्धि से बन सकते हैं, जो अभी तक रुके हुए थे वो बनेंगे। दूसरी बात यह है कि जब 25 जून को बुध भी मिथुन राशि में आ जाएंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जो एक बहुत सुंदर योग है, बहुत ही सुंदर योग है। ऐसे काम जो आपके जाने कब से रुके पड़े थे वो बनेंगे। लेकिन हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। सूर्य जब तक अकेले मिथुन में रहेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा ईगो देंगे, अपनी वाणी के ऊपर अहंकार। मुझ जैसा तो कोई है नहीं, जो मैंने कह दिया वो फाइनल, जो मैंने कर दिया फाइनल। मुझ जैसी सोच किसी और की है ही नहीं। देखिए, ये समझने में कोई बुराई नहीं है कि मैं बुद्धिमान हूँ। समस्या तब आती है जब हम सोचते हैं कि मैं ही बुद्धिमान हूँ। अगर ऐसा होता तो ईश्वर ने बाकी लोगों को बुद्धि दी ही नहीं होती। तो हो सकता है आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो और आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे छोटे लोग, जो हमारे जूनियर्स हैं या जो उम्र में हमसे कम है, मे बी हमारे बच्चे या हमारे स्टूडेंट्स या कोई भी जूनियर, उनकी राय कई बार हमसे बेहतर हो सकती है, वो हमसे बेहतर जान सकते हैं। तो इस समय क्या होगा कि आप वाणी से बहुत मिरेकल्स करेंगे, आप कम्युनिकेशन में बहुत सारे मिरेकल्स करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हैं, मैं ही बुद्धिमान हूँ, ऐसा करके आप कोई बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं अपनी ईगो और अहंकार के चलते, या अपनी बात को मनवाने के लिए आप अगर र्यूड हो गए तो आप मान प्रतिष्ठा खो बैठेंगे। इस एक चीज़ का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है। अब मैं एक एक राशि का वर्णन करने जा रही हूँ, एक एक राशि का डिस्कशन करने जा रही हूँ कि किस राशि के लिए ये स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि क्योंकि काल पुरुष की प्रथम घर की राशि है, तो उसके हिसाब से अभी मैं लग्न के हिसाब से बताने जा रही हूँ आपको। मेष लग्न के हिसाब से ये जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो लग्न के लिए हैं, आज राशि के लिए नहीं, क्योंकि मेष लग्न जिनका है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मेष लग्न जिनका है उनके 5वें घर के स्वामी होकर के सूर्य अभी तीसरे घर में बैठे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि तीसरे घर में है। तो तीसरा घर आपका वाणी का है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके पड़ोसियों का है, छोटे भाई बहन का है,
आपके मित्रों का है, छोटी यात्राओं का है। तो सूर्य जब यहाँ आएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़बरदस्त होंगी। अगर आप आर्ट में हैं, मीडिया में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, वकील हैं या पॉलिटिशियन हैं, तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त राइज आपको मिलेगा। लेकिन फिर वही बात है कि अहंकार से बचें, क्रोध से बचें, ईगो से बचें। अगर आपने अहंकार या ईगो में आकर के कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके सारे गुणों के ऊपर भारी पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी पर्सनल कुंडली में इस समय क्या महादशा और अंतर्दशा चल रही है। आपकी महादशा का स्वामी कौन है, आपकी अंतर्दशा का स्वामी कौन है, प्रत्यांतर का स्वामी कौन है, और उनकी पोजीशंस इस समय आपकी हॉरोस्कोप में क्या है। वो कुछ अच्छा दिखा रही हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। वो अगर बुरा दिखा रही हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छा करने के बजाय, जैसे कि मैंने कहा, कि अपने अहंकार में, ईगो में आकर के इस काम को बिगाड़ बैठे। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के चौथे घर के स्वामी होकर के दूसरे घर में सूर्यदेव गोचर करेंगे और दृष्टि होगी उनकी 8वें घर पर। तो देखिए, चौथा घर आपके भूमि, भवन, वाहन, माता का घर है। वहाँ पर इनका होना बहुत अच्छा है। आप हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, नई भूमि खरीदें, नया वाहन खरीदें। और क्योंकि दृष्टि चौथे घर का स्वामी होकर के चौथे घर के स्वामी हैं, गोचर क्योंकि दूसरे में करें, तो दूसरा घर आपका वाणी का, धन का, परिवार का घर है। तो परिवार के साथ संबंध अच्छे होंगे, परिवार के साथ आप भी कोऑपरेट करेंगे, परिवार भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा। हो सकता है आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कहीं करें। और वाणी का घर है ये, खाने का घर है ये। आप अपनी वाणी की मधुरता से बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं, बहुत कुछ बिगड़े काम बना सकते हैं। धन का विशेष लाभ होगा इस समय आपको। बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आपके काम आएंगे जो आपने पहले कर रखे हैं। और क्योंकि दूसरे घर से दृष्टि 8वें घर पर है, ससुराल पक्ष से आपको कोई लाभ हो सकता है। आपको विरासत में कुछ मिल सकता है। आपके जो रिसर्च से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें कुछ मिल सकता है। ऑकल्ट से रिलेटेड आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन फिर वही है कि आपकी अपनी हॉरोस्कोप में, पर्सनल हॉरोस्कोप में महादशा और अंतर्दशा कैसी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति, अगर मैं गोचर की बात करूं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए तीसरे घर के स्वामी होकर के पहले हाउस में यानी कि लग्न में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव, और दृष्टि आपके 7वें घर पर। लग्न यानी आप खुद, आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, सब कुछ। तो आप पर ओवरऑल इम्पैक्ट हो। और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी तो परिश्रम बहुत कराएंगे आपसे, मेहनत कराएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त शार्प होंगी। आप ओवर एक्टिव हो जाएंगे कम्युनिकेशन में, ठीक है। और क्योंकि दृष्टि 7वें घर पर है, तो 7वां घर आपका पार्टनरशिप का घर है, आपके लाइफ पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस का घर है। तो जब सूर्य की दृष्टि वहाँ पर होगी, हालांकि सूर्य की दृष्टि को थोड़ा सा कठोर माना जाता है ना, तो वहाँ थोड़ी सी तलखाहट आ सकती है रिश्तों में। उसके लिए थोड़ा सा संभलिएगा, क्योंकि सूर्य तो पिता हैं, और पिता तो कैसे देखते हैं सारे बच्चों को, थोड़ी कठोर दृष्टि से ही देखते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ रिश्तों को संभालिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ओवरऑल इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान रखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे घर के स्वामी होकर के 12वें घर में गोचर करते हैं। 12वें घर में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कारण ये कि 12वें घर में सूर्य को कमज़ोर माना जाता है। 12वां घर आपका मोक्ष का घर है, व्यय का घर है। तो व्यय मतलब आत्मा का व्यय, व्यय मतलब शरीर का व्यय, व्यय मतलब पैसे का व्यय। तो सबसे पहले अपने खर्चे संभालिएगा। दूसरी बात ये कि विदेश से आपको लाभ हो सकता है, विदेश कम्युनिकेशन से लाभ हो सकता है, विदेशी आपको कोई एमएनसी में जॉब मिल सकता है, कहीं नौकरी की आप कोशिश कर रहे थे उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड है 12वां घर, आपका दूसरे लोग हैं 12वां घर, है ना। और दृष्टि क्योंकि छठे पर होगी तो शत्रु हंता होगा, ये बहुत अच्छी बात है। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रु पर जब सूर्य की बिल्कुल तेज वाली एनर्जी वाली, लाइट, फुल्ली हीटेड एनर्जी वाला जब दृष्टि पड़ेगी तो शत्रुहंत योग बनता है। ऋण से छुटकारा मिलेगा, रोग से छुटकारा मिलेगा, आपकी जो डेली लाइफ और रूटीन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा।
तो लेकिन साथ ही ये बात है कि आपके अपनी हॉरोस्कोप में महादशा अंतर्दशा की स्थिति, उनके जो स्वामी हैं उनकी स्थिति क्या है, उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो इसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो इसके इम्पैक्ट्स नेगेटिव होंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के पहले घर के स्वामी होकर के 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो सिंह राशि के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। पहला घर यानी कि आप खुद, तो आपका तेज बढ़ेगा, आपका प्रताप बढ़ेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका जो ऑरा है वो ज़बरदस्त राइज करेगा। इस समय प्रमोशन मिल सकता है, लोगों को आप बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस करेंगे इस समय। और दृष्टि और क्योंकि गोचर 11वें घर में है, तो 11वां घर आय का घर है, आपके आय के स्रोत खुलेंगे, आपके बहुत सारे कई ऐसे एक्स्ट्रा काम जो आप पहले से करना चाहते थे वो खुलेंगे। दूसरी बात, इच्छा पूर्ति का घर है ये, तो 11वां घर है और हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का घर है। तो बहुत समय से कोई आपकी इच्छाएं थी वो इस समय पूर्ण होंगी। अब दृष्टि क्योंकि 5वें घर पर है, तो विद्या, बुद्धि और संतान से रिलेटेड कुछ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपका प्रेम प्रसंग है उन पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके कुछ ऐसी हायर एजुकेशन जो आप करना चाहते थे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते थे उसमें बेनिफिट मिलेगा इस समय आपको। कोई इंटरव्यू आपका देना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। प्रमोशन, नौकरी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन फिर मैं वही बात कहती हूँ कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में महादशा और अंतर्दशा कैसी है उस पर बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंडिकेशन कर रही हैं तो नेगेटिव। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 12वें घर के स्वामी होकर के 10वें घर में गोचर है। अब राशि के हिसाब से स्वामी तो 12वें घर में, जैसे मैंने बोला ना कि सन की एनर्जी कम हो जाती है 12वें घर में, लेकिन गोचर बहुत अच्छी जगह है। तो 10वें घर में गोचर है। 10वें घर में सन को बहुत डोमिनेंट माना जाता है, बहुत अच्छी स्थिति है 10वें घर में सूर्य की। यहाँ पर आपको पद, प्रतिष्ठा, मान, राज्य से सम्मान, नौकरी, आपकी कर्म को बढ़ाएंगे, आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे और कर्म के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये कर्म का घर है। आप समझिए ना, जब फुल एनर्जी कर्म के घर में आ जाए तो क्या होगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, कम्युनिकेशन में हैं, सोशल मीडिया में हैं, और दूसरी बात ये कि दृष्टि चौथे घर पर, जो बहुत ही अच्छी स्थिति है। चौथा घर सुख का घर है, माता का घर है, भूमि, भवन, वाहन का घर है। तो आपको भूमि का लाभ, भवन का लाभ, वाहन का लाभ, माता से लाभ, घर से लाभ, जन्म स्थान से लाभ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन वही है कि तेज बहुत ज़्यादा अगर आ जाता है तो अहंकार, ईगो, उससे बचिएगा, नहीं तो आप बना बनाया काम अपना बिगाड़ लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के 11वें घर के स्वामी होकर के 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। 11वां घर आय का घर, आय का घर वैसे भी 11वें घर में सूर्य को बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता है। ऐसे कहते हैं 11वें का सूर्य, जिसके जन्म कुंडली में 11वें घर में सूर्य हो, वो महान प्रतापी राजा होता है। पैसा उसकी तरफ खींच कर आता है। ऐसे कहते हैं वो पैसे की तरफ नहीं जाता, पैसा खींच कर आता है। तो आय के मतलब इससे बेस्ट पोजीशन नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकती है कि आपको अचानक कोई धन लाभ हो, अचानक कोई लॉटरी लगे। और क्योंकि दृष्टि क्योंकि गोचर 9वें घर में है, तो 9वां घर भाग्य का घर है। तो आय भाग्य से आय, आप इसको इस तरह समझिए, भाग्य जबरदस्त साथ देगा। और दृष्टि क्योंकि तीसरे घर पर है तो थोड़ा एफर्ट तो कराएगा, है ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएगा, आपकी वाणी में ओज होगा, आपके बात करने का तरीका ऐसा होगा कि आप बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा पाएंगे इस समय। बहुत कुछ, या वाणी से ही आप धन अर्जन कर पाएंगे। तो आपकी वाणी आपका भाग्य खोलेगी, आपका पराक्रम आपका भाग्य खोलेगा, कम्युनिकेशन आपका भाग्य खोलेगा। तो कुल मिलाकर के तुला वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई बहुत ज़बरदस्त लाभ ही आपको दे करके जाएगा। अब बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का 10वें घर का स्वामी होकर के 8वें घर में गोचर कर रहा है। 10वां घर आपका मान, पद, प्रतिष्ठा, राज्य, पिता का घर है। तो बहुत अच्छे घर का स्वामी है, कर्म का स्वामी है, कर्म का घर है। और गोचर 8वें घर में जब कर रहा है तो 8वें घर में सूर्य को थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, आपको रिसर्च में बहुत बेनिफिट मिल सकता है, ज़मीन के नीचे की चीज़ों से बेनिफिट मिलेगा।
और क्योंकि दृष्टि दूसरे घर पर है, तो दूसरा घर आपका परिवार का घर है, दूसरा घर आपका धन का घर है, वाणी का घर है, तो उससे ज़बरदस्त बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप कम्युनिकेशन से कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, परिवार के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे, धनार्जन कर पाएंगे। इनफैक्ट पॉलिसीज़ का घर है ये, आपकी इंश्योरेंस का घर है, अचानक धन प्राप्ति का घर है, अचानक लाभ का घर है ना। इसकी जैसे पॉजिटिव चीज़ें वैसे नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा, और क्योंकि इसी को एक्सीडेंट्स का घर मानते हैं, मृत्यु का घर मानते हैं, तो थोड़ा सा अपने व्हीकल्स चलाते समय विशेष ध्यान रखें। पर क्योंकि दृष्टि दूसरे घर पर है, तो परिवार से मिलाएंगे, परिवार में ओज बढ़ेगा, परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बहुत अच्छा कुछ कर जाए और आपको उनको सपोर्ट मिले। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का 9वें घर का स्वामी होकर के 7वें घर में सूर्य गोचर करेंगे। 9वां घर आपका गुरु का घर है, आपकी धर्म का घर है, भाग्य का भाव है। तो जब भाग्य भाव का स्वामी 7वें घर में बैठा हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। पार्टनरशिप से लाभ, आपके पति या पत्नी से लाभ, प्रेमी या प्रेमिका से लाभ, आपके कर्म से लाभ, भाग्य साथ देगा। इस समय आपका ज़बरदस्त भाग्य साथ देगा। लेकिन फिर मैं वही बात कहती हूँ कि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में आपकी महादशा और अंतर्दशा कहाँ चल रही है, या फिर सूर्य और बुध की स्थिति आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में कैसी है, उस पर बहुत हद तक ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। जो मैं प्रेडिक्शंस कर रही हूँ बहुत जनरल प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन कुल मिलाकर के धनु राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। दृष्टि प्रथम घर पर है, तो प्रथम घर पर दृष्टि मतलब आपका ओवरऑल तेज, आपका बुद्धि का तेज, आपकी वाणी का तेज, आपके शरीर का तेज, हर चीज़ का तेज, आपका एक ओवरऑल ऑरा गजब इस समय निकल कर आएगा। आप अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी को अब देखेंगे जो आप पहले कभी जानते ही नहीं थे कि आप ये भी हैं। मगर वही अहंकार पर ध्यान, ईगो पर ध्यान, गुस्से पर ध्यान, उसको नहीं होने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो केतु की दृष्टि है वो भी यहाँ पर है, जो आपको अननेसेसरली प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। पहले मैं चलते चलते धनु के दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 8वें घर का स्वामी होकर के 6ठे घर में गोचर है। तो सूर्य का 6ठे घर में गोचर शत्रुहंता माना जाता है। अब 8वां घर ऑलरेडी पाताल लोक का घर, 8वां घर आपके रहस्य का घर, रिसर्च का घर, ससुराल का घर, गड़ी हुई वस्तुओं का, ज़मीन के नीचे की वस्तुओं का घर, है ना, आपकी अनकॉन्शियस माइंड का घर। तो ऐसा कुछ नॉलेज आपको, मतलब अंधकार में प्रकाश मानिए, बिल्कुल अंधकार है जो 8वां घर है, पाताल लोक है, उसमें अगर प्रकाश आ जाए तो क्या होगा? अनकॉन्शियस से कुछ आएगा, सबकॉन्शियस से कुछ आएगा, कुछ ऐसा ज्ञान जो आपने पूर्व जन्म में अर्जित किया था, उसका आपको अचानक लगेगा कि अरे मुझे तो ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ। और अचानक का घर है 8वां घर, तो अचानक कुछ आपके जीवन में प्रकाश आएगा। और दूसरी बात ये, क्योंकि गोचर 6ठे घर में है, तो 6ठे घर में सूर्य शत्रुहंता योग बनाते हैं। रोग ऋण, जो रोग बहुत समय से चला आ रहा था उससे छुटकारा मिलेगा, ऋण से छुटकारा मिलेगा, शत्रु से छुटकारा मिलेगा, और आपका जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें एक चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। दृष्टि क्योंकि 12वें घर पर है, तो वह से थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, वह थोड़ा सा अपना संभालिएगा। विदेश से आपको लाभ हो सकता है। आपका शैया सुख में थोड़ा सा शुक्र बहुत, सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, तो नींद की थोड़ी सी इश्यूज हो सकती है। तो मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा संभालिए अपने स्वास्थ्य को। और जहाँ तक सवाल है रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा का या प्रॉब्लम से छुटकारा का, तो जो लंबे समय से प्रॉब्लम्स चली आ रही थी उनसे आपको इस समय बहुत रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन प्रोवाइडेड आपकी अपनी हॉरोस्कोप में महादशा और अंतर्दशा कैसी हैं, उनके स्वामी कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के 7वें घर के स्वामी होकर के 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और दृष्टि है 11वें घर पर। बहुत अच्छी स्थिति है। 7वें घर का स्वामी यानी कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके बिजनेस पार्टनर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप कोई नए बिजनेस इस समय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, नया कुछ काम कर पाएंगे और आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा, पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। और गोचर जब 5वें घर में है तो 5वां घर आपका संतान का घर है, आपकी विद्या और बुद्धि का घर है, ज्ञान का घर है, आपके लव एंड रोमांस का घर है। तो इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। संतान आगे बढ़ेगी, संतान कुछ बहुत अच्छा करेगी,
आप कुछ नया कोर्स कोई ज्वाइन कर सकते हैं, नई नॉलेज कुछ गेन कर सकते हैं, नया ज्ञान आपको होगा। और दृष्टि क्योंकि 11वें घर पर है तो आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपके कई सारे ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको पता नहीं था, अचानक कहीं से आपको धन आए, या फिर आप नए सोर्सेज खुद क्रिएट करें। ऐसी इच्छाओं की पूर्णता होगी कि आप बहुत समय से सोच रहे थे मैं ये काम करूँगा, किसी कारण से कर नहीं पा रहे थे। अब वो समय है जब आप कर पाएंगे, और भाग्य भी साथ देगा, कर्म भी साथ देगा, संतान साथ देगी, आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी साथ देंगे। लेकिन मैं जो बात कहती हूँ कि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में आपकी महादशा इस समय क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, उनके स्वामी कहाँ और किस स्थिति में है, और क्या वो इस समय इंडिकेशन कर रहे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। जो प्रिडिक्शंस मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल जनरल प्रिडिक्शंस हैं। अगर वो दशा और अंतर्दशा अच्छी तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के छठे घर के स्वामी होकर के चौथे घर में गोचर करें। चौथा घर आपका भूमि, भवन, वाहन का घर, आपकी माता का घर, सुख का घर। और छठा घर शत्रुहंता, सूर्य शत्रुहंता होते हैं छठे घर में। तो आपको डबल बेनिफिट होगा, यानी कि रोग ऋण शत्रु से छुटकारा, आपके डेली रूटीन में कोई बहुत पॉजिटिव चेंज और सुख की प्राप्ति। और दृष्टि 10वें घर पर, सोचिए, राजेश कर्मेश्वर दृष्टि, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिलेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके पद में वृद्धि होगी, नौकरी में कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत बहुत अच्छी स्थिति है मीन वालों के लिए। लेकिन वही है कि बहुत अहंकार से बचें, क्रोध से बचें, अभिमान से बचें, वाणी पर अपनी नियंत्रण रखें। ये है मेरा कंक्लूजन इन 12 राशियों के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो भी ज्ञान है वो आप तक इसी प्रकार अविरल पहुंचता रहे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। एक ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत जल्दी फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम को।